हमारी दुनिया के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हमारे जहन में इस कदर बस गई हैं कि हम उनके बारे में कभी सवाल नहीं करते। हम मान लेते हैं कि जो हम जानते हैं वो सही होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन दुनिया से जुड़े तथ्यों के बारे में लिखने वाले वैज्ञानिक मैट ब्राउन अपनी किताब एवरीथिंग यू नो अबाउट प्लेनेट अर्थ इज़ रॉन्ग, धरती के बारे में जो भी आप जानते हैं वो गलत है, में ऐसी कुछ बातों का जिक्र करते हैं जो आपको आपकी जानकारी पर सवाल करने के लिए बाध्य करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं दुनिया की 4 रोचक बातों को। पहला, 2060 वर्ग किलोमीटर का नो मैंस लैंड। जमीन, समुद्र तट, ताकत और व्यवसाय को लेकर आपस में लड़ने वाले देशों के बीच पृथ्वी पर कई जगह नो मैंस लैंड होने की जानकारी आपको होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये 2 देशों की सीमाओं के बीच खाली इलाका होता है जिसे कोई भी देश कानूनी तौर पर नियंत्रित नहीं करता। हालांकि इस पर कानूनी दावा किया जा सकता है, लेकिन अफ्रीका में एक जगह है जिस पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं चाहता। बीर ताविल नाम का ये इलाका 2060 वर्ग किलोमीटर का है और मिस्र और सूडान की सीमाओं के बीच है। ये इलाका 20वीं सदी की शुरुआत में अस्तित्व में आया, जब मिस्र और सूडान ने अपनी सीमाएं कुछ इस तरह से बनाई कि ये इलाका दोनों में से किसी का भी नहीं रहा। बीर ताविल सूखाग्रस्त इलाका है और यहाँ की ज़मीन बंजर है, लिहाजा इस पर दावा कोई नहीं करना चाहता। लेकिन इस इलाके ने कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी किया है। 2014 में अमेरिका के वर्जीनिया के एक किसान ने यहाँ एक झंडा लगाकर खुद को उत्तरी सूडान के राज्य का गवर्नर घोषित कर दिया। उनकी चाहते थे कि उनकी बेटी राजकुमारी बने। दूसरा, दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति। क्या पुर्तगाली खोजकर्ता फिनलैंड मैगलन दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहली व्यक्ति थे? और क्या उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े समंदर को अपना नाम दिया था? ऐसा नहीं है, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 1480 में जन्मे फिनलैंड मैगलन पहले यूरोपियन थे जिन्होंने प्रशांत महासागर को पार किया था। 1519 में मैगलन अपने दल के साथ समंदर के रास्ते स्पाइस द्वीप खोजने के लिए निकले थे। कई देशों से गुजरकर आखिर 3 साल बाद यह दल उसी जगह पर लौटा जहां से वो चला था। हालांकि स्पेन से चली इस यात्रा को पूरी करने के लिए खुशी मनाने के लिए कम ही लोग जिंदा बचे थे। 270 लोगों के चालक दल के साथ शुरू हुई यात्रा जब खत्म हुई तो मात्र 18 लोग ही जीवित बचे। यात्रा के दौरान मैगलन की भी मौत हो गई थी। इस यात्रा के दौरान साल 1521 में मैगलन फिलीपींस के पूर्वी तट पर पहुंचे। वहां के मूल निवासी उन्हें सीबू द्वीप पे ले गए। मैगलन और उनके चालक दल के सदस्य सीबू में रहने वाले अच्छे दोस्त बन गए। इतनी गहरी दोस्ती हुई कि मैगलन अपने दोस्तों को पड़ोसी द्वीप में रहने वाले उनके दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हमला करने की तैयारी की और टुकड़ी का नेतृत्व मैगलन ने खुद किया, लेकिन जल्द ही मैगलन घायल हो गए। उन्हें जहर में डूबा एक तीर लगा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। मैगलन के साथ कई लोग स्पाइस द्वीप खोजने के बाद उसी रास्ते वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अपना रास्ता बदलकर वो छोटी रास्ते से जरिए स्पेन लौटे। मैगलन ने इस रास्ते को प्रशांत महासागर कहा, लेकिन इसे देखने वाले वो पहले यूरोपियन नहीं थे। सालों बाद स्पेन के खोजकर्ता वास्को नुनेज डी बाल्बोआ पनामा से होते हुए प्रशांत महासागर के किनारे पहुंचे और अपनी तलवार को हवा में लहराकर उन्हें इसे खोजने का दावा किया। तीसरा, समंदर के किनारे जमीन नहीं होती है। हम ये मानते हैं कि पानी से भरे समंदर के दूसरे छोर का शायद पता ना चल सके, लेकिन इसका कम से कम एक किनारा जरूर होता है। कई समंदर तो चारों तरफ से जमीन से घिरे होते हैं, जैसा कि भूमध्य सागर और काला सागर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सागर कहाँ महासागर से जाकर मिल जाते हैं और पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे में द्वीपों की माला जोड़कर देखा जाए तो इसकी जानकारी भी लगाई जा सकती है। लेकिन एक ऐसा समंदर है जिसके किसी भी किनारे कोई भी जमीन नहीं है। यह है सारगासो सागर। यह अटलांटिक सागर के पश्चिम में है और उत्तर अटलांटिक में एक तरफ से मुड़ती लहरें इसकी सीमा बनती है। अटलांटिक की मुड़ती लहरों के कारण सारगासो सागर का पानी शांत रहता है।
चौथा, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है भूकंप। स्कूलों में हमने यही सीखा है कि भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, लेकिन असल बात तो यह है कि ये पूरी तरह से सटीक जानकारी नहीं देता। 1930 में भूगर्भ विशेषज्ञ चार्ल्स रिएक्टर और बेनो गुटेनबर्ग ने केवल कैलिफोर्निया के भूकंप के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा मापने के लिए इसे बनाया था। ये एक तरह का सिस्मोग्राफ था। इसी कारण 1977 में एक नई प्रणाली का इजाद किया गया, जिसे आज भूगर्भ वैज्ञानिक एक मानक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसे सिस्मोलॉजिकल स्केल कहते हैं। सिस्मोलॉजिकल स्केल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन ये मुश्किल नाम होने के कारण इसे रिएक्टर स्केल के रूप में ही लिखा जाता है। तो अगली बार जब आप रिएक्टर स्केल पर कुछ भी तीव्रता के भूकंप की बारे में कहीं पढ़े तो ये जान लें, इसका मतलब सिस्मोलॉजिकल स्केल से है। धन्यवाद।